हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सर्जिक क्लासेस एंड दिस इज़ डॉक्टर शिवम मिश्रा और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि एकेटी उत्तर प्रदेश के बीटेक फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का चलने वाला एक सब्जेक्ट। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो वेरग्नांस थ्योरम। वेरग्नांस थ्योरम का हम स्टेटमेंट देखेंगे, मैं उसका डेरिवेशन कराऊँगा और आपको अगले सेगमेंट में, अगले लेक्चर में मैं उससे रिलेटेड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कशन करूँगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखा होगा, जिसमें कि मैंने 2 लेक्चर्स बनाए हैं, जिसमें मैंने कि लैमीज़ थ्योरम और उसके एप्लीकेशन को डिस्कस किया, जहाँ पर मैंने लैमीज़ थ्योरम का स्टेटमेंट, डेरिवेशन और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी कि व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द वेरग्नांस थ्योरम। वेरग्नांस थ्योरम क्या बताता है, हम इसके बारे में देखेंगे, थोड़ा स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये स्टेट करता है, इफ़ मेनी फोर्सेस, अगर कई सारे फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी सब्सटेंस के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हों, देन द नेट मोमेंट, जो मोमेंट जनरेट होगा ड्यू टू ऑल दीज फोर्सेस, इन सारे फोर्सेस के थ्रू जो मोमेंट जनरेट होगा अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट और द एक्सिस, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, दैट विल बी इक्वल टू द मोमेंट ड्यू टू द रिजल्टेंट फोर्स अलोन अबाउट द सेम एक्सिस और द पॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू वेरग्नांस थ्योरम हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि अगर कई सारे फोर्सेस किसी एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, तो उनका जो एक मोमेंट जनरेट होता है, उन सारे फोर्सेस के अंडर द एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस जो मोमेंट जनरेट होगा, दैट विल ऑल बी इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स के थ्रू जो मोमेंट जनरेट होगा अबाउट द सेम एक्सिस और द पॉइंट। तो लेट्स कंसीडर एक ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ, एक रैंडम ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ, जिसकी एक स्पेसिफिक शेप साइज़ मैंने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है। मैं मान लेता हूँ कि दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट की ये वो एक रेफरेंस एक्सिस है और यह रेफरेंस पॉइंट है। दिस इज़ योर रेफरेंस एक्सिस एंड दिस इज़ योर रेफरेंस पॉइंट। ओ के अबाउट मैं मान लेता हूँ कि मैं मोमेंट लेने की कोशिश करूँगा। लेट्स कंसीडर कई सारे फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट करते हैं, R1 R2 R3 R4 या P1 P2 P3 P4, कई सारे फोर्सेस मैं कंसीडर कर लूँ। तो लेट्स टेक कि वन फोर्स इज़ हियर विच इज़ P1 फोर्स, अनदर फोर्स लेट्स टेक दिस इज़ P2 फोर्स, लेट्स टेक अनदर फोर्स विच इज़ P3। कई तरह फोर्सेस को मैं कंसीडर करता हूँ और इनकी डिस्टेंस भी मैं इस एक्सिस से दिखा देता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बता देता हूँ। लेट्स कंसीडर दिस टू बी D1। सिमिलरली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स P2 इज D2। सिमिलरली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस थ्रू दिस फोर्स P3 इज D3। अब मैं मान लेता हूँ कि ये जब सारे फोर्सेस एक सिस्टम के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करना है, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स लेट्स कंसीडर, मैं मान लेता हूँ कि वो कैपिटल R है। उस रिजल्टेंट फोर्स को मैं मान लेता हूँ, कहीं यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया, इसे दिखा दिया, और इसे कैपिटल R मान लेता हूँ, विच इज़ अगेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस P1 P2 एंड P3। और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं यहाँ से दिखा देता हूँ कैपिटल D या स्मॉल डी से दिखा देता हूँ। इसकी लाइन ऑफ एक्शन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस D दिखा देता हूँ, उसी रेफरेंस एक्सिस के अकॉर्डिंग अबाउट। सो अकॉर्डिंग टू वेरग्नांस थ्योरम, यहाँ पर मैं एक कन्वेंशन फॉलो करूँगा, साइन कन्वेंशन फॉलो करता हूँ, साइन कन्वेंशन। इसमें मैंने साइन कन्वेंशन में क्लॉकवाइज मोमेंट जो लूँगा, मैं इसे नेगेटिव कंसीडर करूँगा क्लॉकवाइज मोमेंट को, और जबकि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को आई कंसीडर टू बी पॉजिटिव। तो इसी तरीके से मैं इसे रिप्रेजेंट करूँ, इन सारे ही फोर्सेस को अगर मैं देखूँ, इन सब की टेंडेंसी पॉइंट O के अबाउट क्लॉकवाइज मोमेंट को क्रिएट करने की है। इन सारे ही फोर्सेस की टेंडेंसी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करने की है, तो मैं उसे नेगेटिव से डिनोट करूँगा। इट मीन्स -P1, और मोमेंट के लिए मुझे करना पड़ता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इफ़ आई टेक मोमेंट अबाउट दैट reference point, तो what it will give, -P1 into D1। सिमिलरली माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, प्लस P2 into D2 एंड प्लस P3 into D3। ये तो वो मोमेंट हो गया जो इन सारे फोर्सेस का पॉइंट O के अबाउट आता है। और वेरग्नांस थ्योरम क्या बता रहा है कि अगर आपने सारे फोर्सेस का मोमेंट ले लिया किसी एक रेफरेंस एक्सिस या रेफरेंस पॉइंट के अबाउट, और अगर आपको उन फोर्सेस का एक रिजल्टेंट फोर्स भी पता है, लेट्स कंसीडर दैट फोर्स टू बी, मैंने बता दिया था R, तो उस R फोर्स का भी जो मोमेंट आएगा, विच इज़ अगेन रोटेटिंग इट टू बी इनटू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर द सेम इज D। तो अकॉर्डिंग टू वेरग्नांस थ्योरम, if you have all these forces and if you have the resultant force as well, so you can write it directly like this,
आप कुछ इस तरीके से इसे लिख सकते हैं और ये आपका बन जाता है वेरिग्नन्स थ्योरम का स्टेटमेंट। तो आप यहाँ से मिलेगा आपको माइनस पी वन इंटू डी वन प्लस पी टू इंटू डी टू प्लस पी थ्री इंटू डी थ्री इज इक्वल टू माइनस आर इंटू डी। अगर आप चाहें तो ये माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने नोटेशन को या अपने कन्वेंशन को आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले सकते हैं। बट हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जब एक क्वेश्चन या कोई एक चीज़ को आप फॉलोअप करते हो तो आप उसी को फॉलोअप करें और अपने एग्ज़ाम की कॉपी में आप अपने एग्जामिनर को जरूर बताइए कि मैंने क्या कन्वेंशन फॉलो कर रखा है। And further, this Varignon's theorem is applicable. This Varignon's theorem is applicable for both coplanar की कंडीशन रहेगी ही, कोप्लेनर की तो कंडीशन रहेगी ही रहेगी। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि ये कोप्लेनर कॉन्करेंट प्लस नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। तो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए आपको कैसे सॉल्व करना है वो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। यहाँ पर केवल हम बात कर रहे हैं नॉन कॉन्करेंसी की, इसलिए हम जनरली वेरिग्नस थ्योरम को वहीं पर अप्लाई करते हैं जहाँ पर मोमेंट की बात आती है। यहाँ पे जहाँ पर इसलिए वेरिग्नस थ्योरम ज़्यादा पॉपुलर है नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए। तो इस बात को आपको बहुत ध्यान में रखना है कि यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ बोथ कॉन्करेंसी नॉन कॉन्करेंसी यूजिंग द वेरिग्नस थ्योरम। बट मेनली इसका एप्लीकेशन वहाँ पे आ जाता है जब आप नॉन कॉन्करेंसी की बात करते हैं, इसलिए ज़्यादा पॉपुलर है नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए। अब आ जाते हैं इसके प्रूफ की बात करते हैं। सो इन दिस प्रूफ लेट्स टेक टू रेफरेंस एक्सिस। पहले दो रेफरेंस एक्सिस ले लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल रेफरेंस एक्सिस में ले लेता हूँ यहाँ पर। और लेट्स टेक वन रेफरेंस पॉइंट एज वेल, जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू होगा। इसी के ऊपर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा। ठीक है, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मान लेता हूँ ये ओ है वो पॉइंट। इससे मैं दो फोर्सेस को कंसिडर करता हूँ जो कि इसी से पास ऑन करते हैं और इसी प्लेन में लगे हुए हैं। उन दो फोर्सेस का मैं नॉमेनक्लेचर कर देता हूँ पी एन क्यू फोर्स। दिस इज फोर्स पी, this is force P and let's take another force which is Q। ये एक फोर्स Q है और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के थ्रू हमने इसे पढ़ रखा है कि हम अगर चाहें तो इसी फोर्स P को Q के पैरेलल में कुछ यहाँ दिखा सकता हूँ मैं, और Q को मैं इसके पैरेलल में P के पैरेलल में कुछ यहाँ पे दिखा सकता हूँ। लेट्स कंसीडर द रिजल्टेंट ऑफ बोथ फोर्सेस इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल आर। मैं मान लेता हूँ कि रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस पी एंड क्यू इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल आर एंड इट पासिस थ्रू द डायगोनल ऑफ द सेम। तो ये वो रिजल्टेंट दे रहा है, मैं ऐसा मान लेता हूँ। लेट्स कंसीडर दिस फोर्स पी इज मेकिंग एन एंगल ऑफ θ1 फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल से एंगल θ1 बनाता है। सिमिलरली इसी हॉरिजॉन्टल से इसके एंगल को मैं θ2 कंसीडर कर लेता हूँ और इस रिजल्टेंट के एंगल को मैं θ कंसीडर कर लेता हूँ। फर्दर आगे बढ़ते हुए मैं ये दिखा दूँ आपको कि लेट्स टेक अ रेफरेंस पॉइंट ए। लेट्स टेक अ रेफरेंस पॉइंट विच इज़ पॉइंट ए। लेट्स से अगर मैं इसी वाई एक्सिस के ऊपर या वर्टिकल एक्सिस के ऊपर एक रेफरेंस पॉइंट ए ले लेता हूँ और उससे एक इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ अपने क्यू वाले फोर्स पर, क्यू फोर्स पर। तो लेट्स कंसीडर दिस टू बी D2। इसे मैं इस डिस्टेंस को मैं D2 कंसीडर कर लेता हूँ। सिमिलरली यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ P के ऊपर और मैं इसे मान लेता हूँ कि लेट्स से D1। सिमिलरली रिजल्टेंट के ऊपर अगर मैं एक ड्रॉप करूँ परपेंडिकुलर तो इसे मैं मान लेता हूँ स्मॉल d। इस तरीके से मैंने तीन परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए, D2, D एंड D1। तीन परपेंडिकुलर्स मैंने ड्रॉप कर दिए और किसके ऊपर ड्रॉप किए? D2 मैंने ड्रॉप किया Q फोर्स के ऊपर, D मैंने ड्रॉप किया रिजल्टेंट R के ऊपर और D1 मैंने ड्रॉप किया फोर्स P। चूँकि मैंने तीन परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए हैं तो ये एंगल्स जो बन रहे हैं वो 90 डिग्री के बन रहे हैं अलग अलग फोर्सेस के ऊपर। आपको बहुत चीज़ें क्लियर है। अगर मैं किसी एक ट्रायंगल को पकड़ता हूँ, किसी एक ट्रायंगल की बात करूँ, लेट्स कंसीडर अगर मैंने इसे ले लिया, मान लेता हूँ ये मैंने पॉइंट B लिया। मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ AOB। मैं केवल इस ट्रायंगल की अगर बात करूँ AOB की, तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी। AOB में अगर मैं देखूँ दिस एंगल इज θ2। अगर ये एंगल θ2 है जो बॉटम से बन रहा है या हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बन रहा है, तो चूंकि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस आर एट परपेंडिकुलर और 90 डिग्री टू वन अनदर, दिस एंगल विल बी 90 माइनस θ2। 90 माइनस θ2 हो जाएगा। और सिंस दिस AB इज परपेंडिकुलर टू OB,
या फोर्स Q के ऊपर अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल आपको पता है कि 90 डिग्री का है, तो व्हाट विल बी दिस एंगल, व्हाट विल बी दिस एंगल, दिस एंगल विल बी अगेन θ2, बिकॉज यू नो कि समेशन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री ओनली। सो आपको पता है कि अगर आप इसे करना चाहते हैं 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल हैव ओनली θ2। सिमिलरली बाकी दोनों ट्रायंगल्स के लिए भी मुझे पता चल जाएगा कि जो यहाँ बन रहा है ये एंगल, दिस एंगल जो रिजल्टेंट के साथ बन रहा है इस वर्टिकल एक्सिस का, दिस इज थीटा, और सिमिलरली ये वाला होगा θ1। यहाँ से एक चीज़ की बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाती है। अब मैं इसी पॉइंट O के अबाउट, इस ए पॉइंट के अबाउट में मैं एक मोमेंट लेता हूँ, बिकॉज वेरिग्नस थ्योरम को हम प्रूव करना चाहते हैं। तो लेट्स टेक अ मोमेंट ऑफ दीज फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए, कंसीडर करता हूँ मैं। सो टेकिंग moment of these forces about point A मान लेता हूँ। So from here what will happen? अच्छा, उसके पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि इन ट्रायंगल से अगर मैं जाऊँ तो मैं यहाँ से ये बता सकता हूँ आपको कि OA जो ये जो लाइन आपको दिख रही है OA का कॉस अगर θ1 मैं निकालता हूँ, OA का कॉस θ1 निकालता हूँ, तो उसकी वैल्यू कॉस θ1 की वैल्यू इसी तरीके से अगर मैंने OA कॉस θ2 की वैल्यू को कैलकुलेट किया और सिमिलरली मैंने OA कॉस θ की वैल्यू को कैलकुलेट किया, तो इन दोनों की वैल्यूज़ का अगर मैं समीशन करूँगा तो ये इसके समीशन का इक्वल आना चाहिए, वो हम लोग फाइनली अभी यहाँ पे देखेंगे। तो इनिशियली लेट्स टेक अ मोमेंट ऑफ दीज फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट मैं इन फोर्सेस का मोमेंट ले लेता हूँ। तो व्हाट इट विल गिव, दिस विल गिव P मल्टीप्लाइड बाई D1 विच इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो आपको दिख रही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस P4 से परपेंडिकुलर अगर आपने ड्रॉप किया था और ए के अबाउट आप मोमेंट ले रहे हैं तो इसकी टेंडेंसी है इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की। तो दिस विल बी पॉजिटिव, विल बी इक्वल टू व्हाट इट विल बी इक्वल टू P इंटू, और आप D1 की वैल्यू को लिख सकते हो, यही मैंने बताया था, D1 की वैल्यू को आप लिख सकते हो OA cos θ1। सिमिलरली अगर आप Q इंटू D2 करते हैं, Q इंटू D2 की वैल्यू को आप लिख सकते हैं Q मल्टीप्लाइड बाई OA cos θ2, बिकॉज जो D2 की वैल्यू है वो OA cos θ2 के बराबर होगी। अगर मैं इन इक्वेशंस को, इसे मैं मान लेता हूँ, लेट्स कंसीडर टू बी इक्वेशन नंबर 1, लेट्स कंसीडर दिस टू बी इक्वेशन नंबर 2, एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ ऐड करते हैं तो इन दैट केस व्हाट वी विल गेट, इट विल बी P इंटू D1 प्लस Q इंटू D2, दैट विल बी इक्वल टू P इंटू OA cos θ1 प्लस Q इंटू OA cos θ2। और अगर आपने OA को कॉमन ले लिया, OA कॉमन ले लोगे तो यू विल हैव P इंटू cos θ1 प्लस Q इंटू cos θ2। और अगर आप इस ट्रायंगल की ये जो हमने ड्रॉ कर रखा है, इस डायग्राम की ज्योमेट्री से अगर आप देखेंगे तो व्हाट यू विल हैव, अगर आप P का cos θ का कंपोनेंट देखेंगे तो दिस विल बी P cos θ1। सिमिलरली अगर आप Q के cos θ2 कंपोनेंट को देखेंगे तो यहाँ कहीं आ जाएगा Q का cos θ2 कंपोनेंट। सिमिलरली आपको ये भी पता है कि इनिशियली ही हमें बताया गया कि P और Q का ही रिजल्टेंट R आता है, दैट विल बी नॉट ज्योमेट्रिकली बट इट विल बी सिमिलर टू, इट विल बी इक्वल टू P cos θ1 प्लस Q cos θ2 विल बी इक्वल टू R cos θ। तो यहाँ से मुझे इन दोनों का समीशन मिल जाएगा R cos θ, और ये आपके पास कॉमन बचेगा OA cos θ, OA मल्टीप्लाइड बाई R cos θ, दैट विल बी इक्वल टू P इंटू D1 प्लस Q इंटू D2। तो जैसे कि यहाँ पर P cos θ1 की वैल्यू अगर मैं देखूँ, P cos θ1 की वैल्यू OA के साथ जो आ रही थी वो P इंटू D1 के बराबर थी, या इसी तरीके से Q इंटू cos θ2 की वैल्यू D2 के बराबर थी, Q इंटू D2 के बराबर थी। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा आपके पास R इंटू OA cos θ, एंड OA cos θ की वैल्यू D के इक्वल थी, हैंस इट कैन बी रिटन एज P इंटू D1 प्लस Q इंटू D2 इज इक्वल टू R इंटू D।
यही हमने ऑलरेडी प्रूफ किया था, मैंने आपको ये बताया था, ये स्टेटमेंट बताया था कि अगर कई सारे फोर्सेस अगर किसी एक सिस्टम के ऊपर लगते हैं एंड इफ ऑल दीज फोर्सेस आर नॉन कॉन्करेंट, यानी कि उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल पॉइंट से नहीं पास करती, अलग अलग पॉइंट से पास करती है, तो उस केस में आपके जो फोर्सेस हैं उनका जो एक नेट मोमेंट आएगा, उन फोर्सेस के समेशन का जो मोमेंट आएगा, दैट विल अगेन बी इक्वल टू द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट द सेम एक्सिस जो कि पहले कैलकुलेट की गई थी। सो दिस इज़ द वेरेगनस थ्योरम, और मैंने आपको बता दिया ये प्रूफ कैसे होता है, किस तरीके से मतलब इसको हम स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। फर्दर एक चीज़ में जानने वाली बात है कि आपको इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात जानना बहुत ज़रूरी है कि दिस वेरेगनस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर बोथ कॉन्करेंट एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। सो आई होप कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, आपको चीज़ें अंडरस्टूड हुई होंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स समझ में आते हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। थैंक यू सो मच।